लास्ट क्लास में मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ एजम्पशंस बताए थे। हाँ सर हाँ पता सर। आइडियल गैस और गैस लॉ बताया था। हाँ सर। हाँ फिर काइनेटिक थ्योरी को यूज करके प्रेशर कैसे निकालते हैं वो बताया था। यस हाँ सर। और VRMS बताया था। कुछ हाँ क्वेश्चंस किए थे, यही ना। सर VRMS में क्वेश्चंस नहीं किए थे। आज चलो आगे पढ़ते हैं। तो जैसा उस दिन भी देखे थे कि गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन रैंडम होता है ना। यस यस सर। तो गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन अगर रैंडम होता है तो इस रैंडम मोशन को डिफाइन करने के लिए इस रैंडम मोशन में किसी भी मॉलिक्यूल की ओवरऑल गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप के एवरेजेस लिए जाते हैं। जैसे ये सब मान लो गैस मॉलिक्यूल्स है। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3, इसकी वेलोसिटी v4, इसकी वेलोसिटी v5, कुछ भी नाम दे दो, v6, v7, v8, v9, कुछ भी ऐसा, v10 ऐसा कुछ। तो दो तीन तरह की एवरेजेज होती है। एक, ध्यान से सुनना सर, जिसको हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होगा मैथमेटिकल मीनिंग v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस सो ऑन सो फोर्थ प्लस vn वेक्टर डिवाइडेड बाय n। मैथमेटिक्स में एवरेज यही होता है। हाँ तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये हमेशा जीरो होगी। जीरो क्यों होगी? क्योंकि जिसमें गैस है ये ओवरऑल गैस खुद से तो कहीं जा नहीं रहा है, तो इस सबका रिजल्टेंट वेलोसिटी डेफिनेटली जीरो है। ठीक है। एक दूसरा टर्म होता है जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मीनिंग हुआ मॉड ऑफ v1 प्लस मॉड ऑफ v2 प्लस मॉड ऑफ v3 so on so forth plus mod of vn divided by n। तो ये जो एवरेज स्पीड होगी ये जीरो तो नहीं होगी, ये पक्का हाँ है ना। वेलोसिटी, क्योंकि इंडिविजुअल स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, यस सर। है ना। तो ये एवरेज स्पीड या मीन स्पीड होती है अंडर रूट 8RT अपॉन पाई m। ठीक है। हाँ सर। एक तीसरी स्पीड होती है जिसको बोलते हैं RMS स्पीड। तो नाम से ही देखो RMS मतलब रूट ऑफ मीन ऑफ
बहुत सर्दी हो गई। स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, यही आरएमएस होगा। हाँ तो इस वीआरएमएस की वैल्यू होती है, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, हाँ सर क्या √3RT/m होता है ना। चौथा एक होता है जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है? तो सबसे ज्यादा जो ऑकर कर रहा है गैस, मोस्ट ऑफ द गैसेस का, पार्टिकल्स का वही। हाँ, मतलब मैक्सिमम द स्पीड विथ विच मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ, यस। यही कहानी होगी, हाँ है ना। तो इसको ऐसे ही समझ लो। Speed with which maximum number of gas molecules are moving। स्टैटिस्टिक्स में ये मोड होता था अगर याद होगा तो। हाँ हाँ सर। नंबर ऑफ गैस, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। ये v मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू कितनी होती है बोलो? √ 2RT/m। 2RT/m। केमिस्ट्री में सीखा होगा 2RT/m। हाँ तो ये चारों में से ये चार डिफरेंट टाइप की के एवरेजेज होते हैं गैस के रैंडम मोशन को डिफाइन करने के लिए। उसमें से ये जो वीआरएमएस है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट है। यस। तो एक एक करके समझते हैं। ये तो थ्योरी है, कॉमन सेंस है ब्राउनियन मोशन का, यस सर। है ना। ये काइनेटिक थ्योरी से आया है, इसका डेरिवेशन देखा था। और ये डेरिवेशन इसका आप नहीं बता सकते हो, बट ये है कहां से? तो मैक्सवेल के लॉ से, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो जब बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स पर हो गए तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बहुत तरह के होते हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अपने मैथमेटिक्स होते हैं। तो वहां से ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आया है। मतलब ये है कि अगर हम गैस, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसका मतलब क्या है? अगर हम गैस में जो जिस वेलोसिटी के साथ गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, तो वो कुछ ऐसा मिलेगा अलग अलग टेम्परेचर पर। तो केवल इस डायग्राम को अगर समझ पाए, इसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पढ़ा है केमिस्ट्री में? हाँ सर। हाँ क्या है, कौन समझाएगा मुझे? सर प्लॉट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू देयर वेलोसिटीज। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वाई एक्सिस पर क्या है? फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। और कोई?
और कोई? बोलो। number of gas molecules सर मतलब particular एक्स velocity. एक्सिस पे सारे स्पीड्स रहेंगे, क्या क्या क्या? एक्स एक्सिस पे सारा स्पीड रहेगा सर। एक वाई पे पूछा मैं, एक्स पे तो स्पीड है, वाई पे बताओ। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं। और कोई? So fraction of gas molecules at a particular speed. नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर स्पीड। हाँ, ये होता है, ये समझना जरूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल। सर मैंने बस इंटरवल नहीं बोला, पूरा तो बोला। तो स्पीड इंटरवल का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इस वीपी स्पीड के आसपास है। समझ गए? तो ये वीपी आपका हुआ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वहीं पर है। Yes sir. तो आई बात समझ में? अच्छा, अब ये तीनों तीनों जो स्पीड पढ़ लिया आप लोग, आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल, उसमें सबसे बड़ा कौन होता है? सर एमपीएस। VRMS. आरएमएस। आरएमएस, वीआरएमएस सबसे ज्यादा होता है, फिर वी एवरेज होता है, फिर वी मोस्ट प्रोबेबल होता है। ठीक है, ये ऑर्डर थ्योरेटिकली याद रख लो, वैसे फॉर्मूले से भी समझ आता है, लेकिन इसमें से कोई भी हो, सारे स्पीड स्क्वायर रूट ऑफ टी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। मोस्ट प्रोबेबल का डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, ये मैथमेटिक्स आप नहीं सीख पाओगे, आपको पढ़ना सिर्फ आरएमएस है, लेकिन हाँ ये तीनों को जानना जरूरी है, वो मीनिंग क्या है इसका। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
तो आपको मैक्सवेल कर्व पे जूम इन करें, क्या बोल रहे हो? मैक्सवेल कर्व का डायग्राम पे जूम इन करें, ग्राफ। मैक्सवेल बहुत छोटा दिख रहा है। मैक्सवेल नहीं है, मैक्सवेल का कर्व। हाँ वही। हाँ सर, हो गया। 2 मिनट सर। हो गया सबका? हाँ सर। नहीं सर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाम सुना है? हाँ सर। हाँ सर। क्या होता है? वैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्या? फ्रीडम सुना है, डिग्री उसका नहीं सुना। सर एफ। सर एक मॉलिक्यूल कितने टाइप से लाइक मूवमेंट कैसे करते वो कर सकता है एक्सेस। सो the number of possible mutually exclusive ways in which a molecule can have their kinetic energies. ये जो डेफिनेशन है ये काम का डेफिनेशन है ना? ये है काम का डेफिनेशन। कैसे सर? बुक के डेफिनेशन के हिसाब से इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स which must be known to specify the configuration of dynamical system, but उतने लंबे चौड़े का कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ पॉसिबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज का मतलब हो, जैसे मान लो तुम्हारे शर्ट में 4 पॉकेट है, सॉरी शर्ट में 1 पॉकेट है, पैंट में 4 पॉकेट है, तो मैं पूछूंगा तुम्हारे पास टोटल पैसे कितने हैं, तो चारों में से निकालोगे, ऐड करोगे, बताओगे, यही कहानी है। हाँ तो तुम्हारे पास पैसे रखने की 4 जगह हुई ना, यस सर। है ना? सो एनर्जी रखने के, अब थोड़ा इसको ऐसे कहें तो एनर्जी रखने के 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉकेट्स हुए। ऐसा पैसा तो नहीं होगा कि जो शर्ट के पॉकेट में भी कॉमन है और पैंट के पॉकेट में भी कॉमन है, नहीं सर। ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक वैसे ही देखो, जैसा समझो, इस बात को समझाने के लिए मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे रोटेशन तो अभी नहीं पढ़े हो तुम लोग, नहीं पढ़ा है। या शुरू हो गया है? नहीं सर, नहीं हुआ सर। है। नहीं हुआ। अच्छा, जैसे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेट का मतलब तो समझते ही हो, मूव कर रहा होगा कहीं हाँ। भी, जहां मन करे वहां मूव करे।
तो जहां मन करे वहां मूव करे, उसके पास कुछ वेलोसिटी अगर है तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम क्या हो सकता है, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो वो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ वी स्क्वायर लिखोगे तो कुछ ऐसा होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। हाँ सर Yes. तो इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी एक्स स्क्वायर Yes. प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में या तो इन तीनों में से एक टर्म होगा या दो टर्म होगा या तीनों टर्म होगा, तीन से ज्यादा तो नहीं हो सकता। ये बात समझ रहे हो? यस हाँ सर। मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रखने के मैक्सिमम तीन पॉसिबिलिटी ही है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर तो हम लोग बोलेंगे यहां से मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम in translational motion is 3। ये बात समझ आई? अच्छा, एक दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशन चैप्टर नहीं पढ़े हो तो रोटेशनल मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बाद सर सिस्टम ऑफ पार्टिकल सर पढ़ा रहे हैं अभी? यस सर। हाँ सर Sir. हाँ, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बाद का नेक्स्ट चैप्टर सर पढ़ाएंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वैसे ही रोटेशनल मोशन की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ऐसा। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखोगे तो उसके एक्सप्रेशन में मैक्सिमम ये हो सकता है हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इनटू ओमेगा एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस और वाई के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस जेड के वेलोसिटी का स्क्वायर। सो मैक्सिमम पॉसिबल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी तीन होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल सर यहाँ आए क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके सर। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी तीन होते हैं। इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा वाला बाद में वो एडिशनली, तो गैस मॉलिक्यूल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो डिफाइन कर, वो होगा टाइप ऑफ गैस से। जैसे फर्स्ट मोनोएटॉमिक गैस,
अगर कोई गैस मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक का क्या मतलब होता है? एक ही एटम हीलियम एक नियॉन आर्गन। हाँ वो तो ठीक है, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन वो तो जीरो ग्रुप के सारे हैं, वो ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से ये एक पॉइंट मास हुआ। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर ये पॉइंट मास हुआ तो ये पॉइंट मास केवल ट्रांसलेट कर सकता है, रोटेट तो कर नहीं सकता। यस सर। हाँ सर। एक पॉइंट रोटेट तो करता है ना, नहीं है? नहीं तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल होंगे और 0 रोटेशनल होंगे, तो इसके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। ठीक है, यही अगर गैस मेरा डायटॉमिक है। डायटॉमिक गैस का मतलब क्या होगा? 2 पॉइंट मास दो दो पॉइंट point मासेस। 2 पॉइंट सर। मास। जैसे हाइड्रोजन हो गया, मान लो ऑक्सीजन हो गया, ऐसा कुछ N2 हो गया, ये सब। तो एक बार जरा इसके स्ट्रक्चर को समझो। इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, मान लेते हैं। तो ये दोनों एटम में एक लाइन होगा। हाँ यस सर। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं। तो एक लाइन हमेशा एक ही प्लेन में हो सकता है, हाँ 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 सर। 2 प्लेन में नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, ये ट्रांसलेट कर सकता है 3 टाइप से। पूरा H2 मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसलेट कर सकता है, कहीं जा सकता है। yes, या अगर रोटेट करेगा तो इसमें 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉसिबल है, या तो इसके अबाउट करेगा या इसके अबाउट करेगा। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई जेड प्लेन में है तो वाई जेड। समझ रहे हो? आई बात समझ में? एक लाइन कैसे भी रोटेट करे, कैसे भी, एक लाइन कैसे भी रोटेट करे, इसके इसका एंगुलर वेलोसिटी का 2 ही कंपोनेंट हो सकता है यस सर। यस सर। है ना? तो इसके 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 5 होगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 5 होगा, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर मतलब बॉन्ड के अलोंग वो रोटेट नहीं करेगा ऐसे? नहीं, एक लाइन झाड़ू का तिनका अपने राउंड नहीं रोटेट कर सकता ना, कोई मीनिंग नहीं है। हाँ सर। सर वो वर्चुअल बैकग्राउंड की वजह से बराबर दिख नहीं रहा। तीसरा, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक गैसेस। पॉलीएटॉमिक गैसेस में क्या होगा कि इसमें 2 तरह की बातें हो सकती है। तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर पढ़े हो सबका? यस सर। हाँ यस सर। तो जैसे मीथेन है CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यस सर। तो इसमें 2 पार्ट अलग कर देते हैं तो समझ आएगा। जैसे अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, एग्जांपल के लिए मीथेन CH4, तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यस। yes,
कैसा होता है मुझे नहीं मालूम, बीच में पिरामिड बीच में सी दो और टाइप चारों का। पॉइंट में हाँ, इसके ऊपर टॉप पे अरे वाह, पता है मुझे, घबरा मत, ऐसा है ना, हाँ हाँ समझ रहा है ना बात। हाँ तो इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये मतलब है, तो इसके 4 हाइड्रोजन हो गए, एक यहाँ एक यहाँ, ये सब कोई फिजिक्स नहीं है, जस्ट मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ। और ये हो गया तुम्हारा कार्बन। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यस yes. तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मूव करके 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसके 3 पॉसिबल मैक्सिमम रोटेशन हो सकते हैं, हाँ सर। तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो पॉलीएटॉमिक गैसेस में अगर स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है तब तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, है ना। तो हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6 इफ मॉलिक्यूल are not planar in their structure। बट बहुत सारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी देखोगे प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, यस सर। जैसे वाटर। वाटर H2O। H2O गैस नहीं है वैसे, हाँ CO CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे, ठीक है ना। तो CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर है ना, CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर है, ऑल्दो पॉलीएटॉमिक है। यस प्लेनर बोल दो या नॉन लीनियर स्ट्रक्चर बोल दो, ये ज्यादा अच्छा टर्म है इसमें, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। दूसरा पॉलीएटॉमिक में मान लो कोई लीनियर स्ट्रक्चर है जैसे CO2, तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, ऑल्दो है ये पॉलीएटॉमिक गैस, बट इसका स्ट्रक्चर लीनियर है ना। yes. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बीच में कार्बन बाद में कार्बन और दो इसमें साइड कार्बन में और 2 हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे समझो, बीच में कार्बन, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, ऐसा कुछ यही रहता है ना। हाँ तो ज्योमेट्रिकली ये तो मेरा डायटोमिक गैस के जैसा ही स्ट्रक्चर हुआ ना। yes. तो इसमें क्या होगा, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे और 2 ही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। हाँ तो इस केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होंगे। आया समझ में। यस सर। तो कहाँ से बचा, डिग्री ऑफ फ्रीडम से लिखना बचा है, हाँ यहाँ से कॉपी कर लो। दिख रहा है या नहीं। नहीं दिख रहा था इतना। अच्छा तो पहले इतना लिख लो।
सर रोटेशनल का स्क्रॉल कर लो। नहीं सर। यस सर। नो सर। क्या यस नो खिल रहा है? सर एक मिनट। नीचे आना है। हाँ आज सर, एक आना है मिनट सर। नहीं नहीं, मेजॉरिटी भी बस इतना नीचे आएंगे, थोड़ी देर बाद थोड़ा और नीचे आएंगे। रोटेशनल तक लेके आ जाओ। नहीं सर। हाँ नो सर। हाँ नहीं सर। सर। सर पॉलीएटॉमिक। यस सर नीचे कर लो। अरे सर ने बोला ना धीरे धीरे 6:30 तक पहुंच जाएंगे नीचे।
डन यस सर और डन। हो गया यहाँ तक? हाँ बस CO2 का सर हाँ सर, आप मुझे डायटोमिक में रोटेशनल डिग्री समझा इसके लाइक 2 ही कैसे बस पॉलीएटॉमिक चलो ऐसे समझो दूसरा तरीका। ये पेन दिख रहा है मेरे हाथ में, हाँ हाँ सर। तो ये पेन मान लो कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कहीं भी रहे, किसी भी डायरेक्शन में रहे, समझाने के लिए मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? ये है वाई एक्सिस। यस अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो, हाँ सर। हाँ सर और अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो जेड एक्सिस है। हाँ तो 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए। हाँ हुए। अच्छा तो ऐसे समझ लेते हैं इसको, दूसरा तरीका कि अगर हाँ। ये मेरा जेड डायरेक्शन में है, समझने के लिए, तो इसके जो ये कैसे भी रोटेट करे, या तो एक्स के अबाउट करेगा या वाई के अबाउट करेगा, या दोनों का मिक्सचर होगा, यही होगा ना? हाँ हाँ सर जेड के अराउंड करेगा। समझ आया? यस यस सर आगे बढ़े। 1 मिनट और नीचे वाला कॉपी कर नीचे वाला सर पॉलीएटॉमिक सर रुको। रुका हूँ। सर थोड़ा अबे नीचे कुछ है ही नहीं तो। ब्लैंक पेपर है नीचे। हो गया? सर हाँ वो हाँ, एक डाउट है, मतलब हम लोग ने वो मैक्सवेल वाला डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ प्लॉट कैसे किया होगा? वो एक्सपेरिमेंट वो आप नहीं पढ़ना है, आपको छोड़ दीजिए। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना, क्लार्क मैक्सवेल का, ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। वो अभी आपके सिलेबस में है भी नहीं। वो तो डिफरेंट टाइप की स्पीड पढ़ाते हैं, इसलिए बोल देते हैं साथ में। ये आपके सिलेबस में नहीं है। बोलो तो लिख देता हूँ रेड से, नॉट इन नहीं नहीं सिलेबस। चलेगा। रेड से लिख देता हूँ, नॉट इन सिलेबस। नो नो सर क्या चलो। जिनेंद्र सर, क्यों नहीं। सर को तंग कर रहा है ऐसे? वही तो कोई है। कुछ फर्क थोड़ी ना है, मतलब सर एक्सपेरिमेंटल है ना ये पूरा ग्राफ। नॉट इन सिलेबस, इसका मैथमेटिक्स आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ऐसा समझ लो। पढ़ ही नहीं सकते जितनी मैथ्स आपको आती है उससे। इसके लिए मैथ्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ने पड़ते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे होते हैं। उसमें से ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। क्या बोल रहा था? हाँ, इसके अलावा एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता, उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान से समझना इस सबको। तुम लोग उसमें तो पढ़ ही चुके होगे केमिस्ट्री में, बट उस समय के पढ़ने का अंदाज और अभी में थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे डायटोमिक गैस है मान लो, तो डायटोमिक गैस में क्या होता है? 2 एटम है और बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। हाँ सर। तो लार्जर टेम्परेचर पर अगर ये दोनों एटम अपनी जगह वाइब्रेट करेगा, तो बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, इट कीप ऑन चेंजिंग लाइक ए स्प्रिंग। हाँ तो फिजिक्स की भाषा में समझो, जैसे फिजिक्स में वो एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता था, वैसा एक और एनर्जी इसके पास होगा। हाँ तो उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। समझ आया? नहीं नहीं समझ आया? सर 1 मिनट।
ऐसे समझो फिर से, सपोज कोई एक H2 है, मान लो H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, यही कहानी होती है। हाँ 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 सर। एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर पर जब वो बॉन्ड ब्रेक होने वाला होता है, उस समय उसका वो बॉन्ड लेंथ वो सैक्रोसेंट नहीं है, वो तो ठीक है नॉर्मल टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर पर जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है उस समय दोनों हाइड्रोजन एटम अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ऐसे समझो कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के दोनों ओर मास लगा हुआ है और ये वाइब्रेट कर रहा है, तो वो उस स्प्रिंग का लेंथ चेंज होगा। हाँ हाँ सर हाँ सर। तो जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती थी हाफ के एक्स स्क्वायर, वो चेंज होगी। होगी। हाँ हाँ तो moral of the story is when by virtue of any motion bond length of covalent bond also changes at sufficient high temperature, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में तो बॉन्ड लेंथ सैक्रोसेंट होता है ना। तो उस केस में देयर एग्जिस्ट एन एडिशनल वे टू हैव एन एनर्जी, जिसको हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। सर आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉन्ड लेंथ के लिए क्या वर्ड यूज किया? सैक्रो मतलब फिक्स होता है, सैक्रोसेंट फिक्स होता है, ओके। बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वाइब्रेशनल वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको पॉलीएटॉमिक गैस के लिए निकालना इम्पॉसिबल है। ये एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, क्योंकि जैसे डायटॉमिक है वहां तक तो ठीक है, क्योंकि एक ही कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे मान लो मीथेन है, तो मीथेन में 4 कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, हाँ हाँ सर। और उस 4 में से भी एक क्या है, ट्रायंगल के बेस पर है और एक अलग है, तो मतलब उसमें भी 2 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो सबके बीच का वो एक्सपेंशन कंप्रेशन एक जैसा होगा नहीं, तो उसको नोडल एनालिसिस करते हैं, पढ़ना नहीं है अपने को। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने को कोई पूछेगा नहीं, बट ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट करता है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उस तरह के पॉलीएटॉमिक गैसेस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, वो कितना वेरी करेगा इसको आप फिक्स नहीं कर सकते, बट हाँ ऐसा कुछ हाई टेम्परेचर पर हो सकता है, और ऐसा एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट करता है, ये पक्का है। तो जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करे कि यू हैव टू टेक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आल्सो इन अकाउंट, और बता दे कि इस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना है, तभी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? यस सर। हाँ सर सर जैसे आगे? आपने एक एग्जांपल दिया H2 मॉलिक्यूल, तो सर मतलब अगर उसको हीट पास करेंगे तो उसमें जो 2 एटम्स है H2 के, तो उसमें वो हीट अप होंगे, तो उनका जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज डिक्रीज थोड़ी ना होता है, क्या बात करते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तुम्हारे पॉकेट्स हैं, कितने पॉकेट में एनर्जी रख सकते हो। बट सर उनका वाइब्रेशन तो इंक्रीज हो जाएगा ना, जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो। अरे बेवकूफ, लेकिन पॉकेट का क्या इंक्रीज होगा भाई? पॉकेट में पैसे इंक्रीज हो जाएंगे, पॉकेट क्या इंक्रीज होगा। हाँ सर वो भी। डोरेमोन का पॉकेट। डोरेमोन है वो। सर को हमें पढ़ाने के लिए अखरोट खाने पड़ रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। भूल गया क्या बोल रहा था मैं। हाँ, सो पॉकेट। at higher temperature, exceptionally higher temperature, at exceptionally higher temperature, covalent bonds बॉन्ड के बदले बॉन्ड लेंथ also changes
ब्रैकेट में लाइक स्प्रिंग, ये सब समझाने की भाषा है, जैसे स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल होता है। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ gas molecules, full stop. The energy corresponding to this vibration is called vibrational energy. And corresponding degree of freedom is called vibrational degree of freedom. तो जैसे कोई मोनोएटॉमिक गैस है तो उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ही नहीं, नहीं होगा। है ना। मतलब अगर एक पॉइंट मास वाइब्रेट भी करता है तो वो ट्रांसलेशन ही कहलाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो मोनोएटॉमिक में नहीं होता है, ठीक है। डायएटॉमिक में हायर टेम्परेचर पर जब दिया रहेगा क्वेश्चन में, हायर टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो सकता है। पॉलीएटॉमिक वगैरह में एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करते हैं कांच से, नोडल एनालिसिस बोलते हैं उसको, तो वो एक्सपेरिमेंट में होता है, मतलब थ्योरी नहीं है उसका, वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से निकालते हैं। तो अनलेस दिया नहीं रहे इसको नहीं यूज करेंगे। अभी तक तो मैंने नहीं देखा है आईआईटी के सिलेबस में कहीं दिया हुआ, बट हाँ एज अ थ्योरी पूछा जा सकता है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, या क्वेश्चन में एक लाइन का इंफॉर्मेशन दे देगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए और फिर बोलेगा सॉल्व करने के लिए, तो आपको करना पड़ेगा। तो डायटॉमिक गैस का हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5 नॉर्मल टेम्परेचर पर और 7 हायर टेम्परेचर पर, है ना। यस। नॉर्मल टेम्परेचर पर 5 और हायर टेम्परेचर पर 7। अच्छा, पॉलीएटॉमिक का नॉर्मल टेम्परेचर पर 6 और हायर टेम्परेचर पर मोर देन 6, ये हम बोल सकते हैं। कितना होगा ये नहीं बोल सकते, है ना। यस। तो 6 नॉर्मल टेम्परेचर पर और मोर देन 6 होगा ये पक्का है, बट कितना होगा नहीं मालूम, ठीक है। ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सर कॉपी कर लो इसको। हाँ बोलो। डायटोमिक के लिए लाइक आपने जैसा एग्जांपल दिया था वो बॉन्ड लेंथ से वेरी होता है, तो वो तो एक ही लाइन में वेरी हो रहा है ना, तो उसको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हुआ? एक्सपेंशन कंप्रेशन, उसका भी वैसे इतना छोटा लॉजिक नहीं है, उसका लॉजिक भी सुनना तो सुनो। एनर्जी 2 तरह की चेंज हो सकती है। वाइब्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, हाँ और सर। दोनों के बॉन्ड लेंथ की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 2 उसका है। ओके। हाँ सर। कॉपी कर लो इसको।
एक सर इन क्वालिटी गया हाँ सर नेक्स्ट लॉ ऑफ equipartition law of equipartition of energy, ये भी मैक्सवेल ने दिया था। इसका मतलब है, मैं जस्ट ऑनलाइन लिख देता हूँ, एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1/2 पर मोल नहीं पर मॉलिक्यूल कर देते हैं। एनर्जी per molecule per degree of freedom is always constant half kT for all gases. ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, हाफ इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू के इंटू टी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मालूम है, R by N को के कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। N क्या है, नंबर of gaseous molecule. एवोगाड्रो एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर है, नहीं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां से मिल जाएगा U इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, के को R by N लिख देंगे तो इंटू हाफ इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R इंटू टी। ये एक जनरल फॉर्मूला मिल गया इंटरनल एनर्जी का।
ठीक है। हाँ यस मिस, यस सर। तो इस जनरल फॉर्मूला से आप लोग केमिस्ट्री में तीनों पढ़े होंगे, मोनोएटॉमिक का, डायटॉमिक का और पॉलीएटॉमिक का इंटरनल एनर्जी, हाँ है ना। मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पुट कर दो तो U इज इक्वल टू 3/2 nRT। हाँ सर। डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पुट कर दो तो U इज इक्वल टू 5/2 nRT नॉर्मल टेम्परेचर पर। पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 पुट कर दो तो U इज इक्वल टू 6/2 nRT, है ना। तो ये आपका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, हाँ याद आया। हाँ सब याद। तो ये था मोनोएटॉमिक के लिए, ये था डायटॉमिक के लिए और ये था पॉलीएटॉमिक के लिए। बाकी समझ लेना, पॉलीएटॉमिक में वो लीनियर नॉन लीनियर जो भी है, नॉन लीनियर ऐसा कर दो, चलो नॉन लीनियर के लिए। बट मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये अगर रहेगा तो कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी करें हम बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई बात समझ में। हाँ, और इसी टेम्परेचर भी हाँ। नॉर्मल होना चाहिए। ये फॉर्मूला ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका फंडामेंटल एक स्टेप पीछे जाएंगे तो वो है आपका बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। सर वो U इज इक्वल टू हाफ एफ के टी, वो एनर्जी पर मॉलिक्यूल है क्या? इंटर एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इट्स वैल्यू इज हाफ केटी। समझ गए। ओके हाँ सर। तो तुम्हारे पास 100 रुपया है और 4 पॉकेट है तो सब में 25-25-25 रहेगा, सीधी कहानी है। इस कॉमन सेंस का नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सर एक पॉकेट खाली भी तो रख सकते हैं और हैंकी। मैक्सवेल ने वही बोला ना। रख सकते हैं, लेकिन लॉ के हिसाब से ऐसा है, रख तो एक ही में रख सकते हैं पूरा 100, बाकी सब खाली। तो ऐसा होगा तो लॉ थोड़ा ना होगा। लॉ मतलब कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, यस सर। गाइडलाइन को लॉ कहते हैं। मींस इफ यू हैव 100 rupees and you have 4 pockets, then you should put 25 rupees in each pocket. This law is called law of equipartition of energy. हेलो, हाँ मिथुन भाई बढ़िया, आप बताइए। हाँ हो गया मिथुन भाई। हाँ उसी समय उसी में रहते हैं, उसी में बी विंग में एक आदमी रहते हैं, उन्होंने ले लिया। हाँ 88.5, 88.5 ठीक है रेट, या क्या पता नहीं, मैं तो हो गया डील खत्म बात। बट रेट कैसा है, यही रेट चल रहा है ना। हाँ मुझे भी लगा कि वो उसको उसी में रहता है 12 साल से, तो वो बट मार्केट में ऐसे बाहरी आदमी 85 से ऊपर शायद नहीं देता, मुझे ऐसा लगता है।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गया, बहुत दिन हो गया उनका। मैं आधा पेमेंट भी आ गया, बैंक वाला बचा हुआ है खाली। ओके। सर डन। आगे बढ़े। यस सर मुझे सर, जो आपने फर्स्ट इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया उसमें हाफ इंटू एफ इंटू के इंटू टी इंटू नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो। सर वो अच्छा है, ओके समझा सर। समझ गया। चलो एक क्वेश्चन करो। इजी क्वेश्चन है। सर थोड़ा जूमिंग कर सकते हैं मतलब ऊपर का भी। दिख रहा है सबको? हाँ सर, अच्छा हाँ खासा बड़ा है। सॉल्व करो इसको।
बोलो, आया कुछ आंसर? एक मिनट हाँ। बोलो, टेम्परेचर क्या आया? लंबा है 3p1 plus 5p2v2 into t1 t2 upon 3p1v1 t2 plus 5p2v2 t1। वेरी गुड, सही है, एनर्जी कंजर्वेशन से वेरी गुड। देखो इधर, इनिशियल एनर्जी इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा? n1 P1 V1 अपॉन RT1। yes इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा? p1 p2 v2 V2 अपॉन RT2, है ना? हाँ जब ये ओपन हो गया आफ्टर ओपनिंग द कॉक क्या हो जाएगा? इसमें टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा हाँ और फाइनल प्रेशर मान लो P हो गया हाँ और फाइनल टेम्परेचर मान लो T हो गया। तो यही Yes. T चाहिए मुझे। yes अच्छा, तो जो नया नंबर होगा वो क्या होगा? P इंटू V1 प्लस V2 अपॉन T। तो ये N1 प्लस N2 के बराबर होना चाहिए। yes Yes, sir. नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस ये तो चेंज नहीं होगा। no N1 इंटू को यहाँ पुट कर दो। अच्छा, R भी होगा यहाँ पर। तो N1 इंटू को पुट करोगे तो P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2 इज इक्वल टू P कॉमन V1 प्लस V2 अपॉन RT। तो यहाँ से R जाएगा जाएगा हाँ और एक रिलेशन मुझे मिल गया P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2 इज इक्वल टू P V1 प्लस V2 अपॉन T। yes एक रिलेशन मिल गया, एक और मिल जाएगा तो काम चलेगा। हाँ तो इस रिलेशन के लिए क्या किया हमने? नंबर ऑफ मोल का कंजर्वेशन।
अब अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें क्या था? इनिशियल नहीं, मोनोटॉमिक मोनोएटॉमिक था V1 में और V2 में डायटॉमिक था, हाँ यही? हाँ सो 3/2 N1R T1 प्लस 5/2 N2R T2, ऐसा होगा। यस दिस इज इक्वल टू, अब जो होगा वो क्या होगा? नया वाला, नया वाले की एनर्जी को क्या लिखेंगे 50 बताओ? होगा, 50 बदलेगा, वही लिखेंगे, सिर्फ टी लिखेंगे, दोनों का टी कॉमन है। 50 बदल जाएगा, हाँ है ना? तो अब इसको लिख देंगे 3/2 N1RT हाँ प्लस 5/2 N2RT। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा 3N1T1 प्लस 5N2T2 is equal to 3N1 plus 5N2 into T। तो यहाँ से T की वैल्यू मिल गई 3N1T1 प्लस 5N2T2 अपॉन 3N1 प्लस 5N2। N1 N2 की वैल्यू दिख रही है, हाँ तो 3N1T1 मतलब 3P1V1/R, हाँ so 3P1V1/R plus 5P2V2/R divided by 3P1V1/R T1 plus 5P2V2/R T2, ऐसा। हाँ R को हटा दीजिए सब में से, तो ये कुछ ऐसा हो गया 3P1V1 प्लस 5P2V2 डिवाइडेड बाय 3P1V1T2 प्लस 5P2V2T1 और ऊपर हो गया T1 इंटू T2। हाँ ये फाइनल टेम्परेचर का आंसर हो गया। इस टेम्परेचर को यहाँ पर पुट कर देंगे तो फाइनल प्रेशर भी मिल जाएगा, है ना? हाँ सर सो ऑल्सो जो फाइनल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन से देखो तो T अपॉन V1 प्लस V2, T अपॉन V1 प्लस V2 multiplied with P1 V1 by T1 plus P2 V2 by T2, P1 V1 by T1 plus P2 V2 by T2। तो ये T यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, समझ आया कुछ? यस ये T यहाँ से यहाँ पुट कर दोगे तो ये कितना बड़ा होगा? लंबा चौड़ा कहानी है ये, कहाँ मुझे परेशान कर रहा है। 3P1V1 plus 5P2V2 divided by 3P1V1T2 plus 5P2V2T1 into T1T2, ये T हो गया, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 और इधर P1 V1 by T1 प्लस P2 V2 by T2। तो एलसीएम एलसीएम लेके कर सकते हो, बट ये आपका आंसर होगा, हाँ ठीक है? यस सो नंबर ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन दोनों की कहानी है, कॉपी कर लो समझ के।
हो गया सर। सर एक मिनट। हो गया सबका? हाँ सर। एक छोटा सा और करो, ये छोटा है, वन लाइनर, जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए।
बोलो। फर्स्ट वाला 5/2 एनआरटी का सही है। हाँ सिंपल है, इंटरनल एनर्जी क्या होगा 5/2 एनआरटी। 5/2 नंबर ऑफ मोल इंटू आर इंटू टी। हाँ सर। सेकेंड वाले में 5/2 nRT तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हाफ mv² से भी जाएगा, हाँ है ना। तो ये सेकंड का आंसर होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। कॉमन सेंस है। Yes, sir. एक और बताओ। लास्ट क्लास में गैस लॉस किया था ना, हाँ सर। उसी का। इसको कोशिश करो, इजी है ये भी। सर बोलो 80 है क्या? 80 से आंसर पता नहीं, देखता हूँ। नहीं, यहाँ पर इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस मान लो P1 है, हाँ तो क्या लिखेंगे P1 प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू P0 विच इज 76 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, sir. P1 मेरा हो जाएगा 76 माइनस 20, दैट इज 56 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये P1 हो जाएगा। यस। ये मान लो P2 है, बट ये तो P0 ही रहेगा ना, हाँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे P2 प्लस 20 cos 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 76। तो P2 is 76 minus 10, that is 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये बात समझ आया कि नहीं? प्रेशर तो रो जी एच होता है ना, तो इस हाइट का वर्टिकल सेपरेशन तो cos 60 होगा ना। तो P2 का भी क्यों नहीं लूंगा वैसे? समझ रहे हो? तो ये 20 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का cos 60 होगा ना। हाँ अब बर्स लॉ लगा दो, सो P1 इंटू 40 इज इक्वल टू P2 इंटू 60, नहीं हाँ P1 इंटू 40 इज इक्वल टू P2 इंटू L। यस। P1 56, so 56 into 40 is equal to 66 into L. So length will be 56 into 40
अपॉन 66 कितना होगा? वो जो होगा वो होगा। सर हाँ, अरे P2 जो एक्ट करेगा मतलब उसका कॉस्ट कंपोनेंट ही होगा ना एल का। P2 का प्रेशर का कॉस्ट कंपोनेंट थोड़ा ना होता है यार, लेंथ का होता है ना। हाँ तो अगर मर्क्यूरी के इसमें देखेंगे दैट मच सेंटीमीटर। तो मर्क्यूरी जो 20 सेंटीमीटर है उसका हाँ। ये 20 का 60 सेंटीमीटर होगा। हाँ 1120 अपॉन 33 कितना होगा? जो भी होगा दिस मच सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर 33.9। जो भी है, चलो चलो कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करेंगे। ओके सर इसका कुछ असाइनमेंट? हाँ, केटीजी का असाइनमेंट आज दे दूंगा। सर HCRO में कौन सा चैप्टर? एससीओ में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बट उसमें बहुत ज्यादा है, उतना करने की जरूरत नहीं है। फिर भी चाहो तो कर सकते हो। वैसे जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो मोर देन सफिशिएंट है। एससी वर्मा में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत ज्यादा है, उतना कर लो तो बहुत अच्छा है। तो अगर टाइम है तो वो कर लो, बहुत अच्छा है। सर हीट ट्रांसफर ओके सर। एक डाउट है सर HC1 में कहीं। बाद में ठीक है सर। सर बोलो। सर इधर P2 का कॉस्ट कंपोनेंट नहीं लेंगे? अरे प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर का कंपोनेंट थोड़ा ना होगा। वो तो टेढ़ा नहीं रखो, सीधा रखो, ऊपर रखो, प्रेशर तो उतना ही रहेगा। सर रोज मैं L cos थीटा बोल, L cos 60 ऐसा नहीं बोल। बेटा, वो वहां पर P2 कोई लिक्विड थोड़े ना है कि लिक्विड की हाइट का L cos थीटा लेंगे। ओके। थैंक यू सर।